नहीं क्या। तो पाइप हमेशा पानी से भरे रहते हैं, इनको शिफ्ट भी किया जा सकता है नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो इस प्रकार का जो सिस्टम है वो कहलाता है स्प्रिंकलर सिस्टम। तो इसके फायदे क्या हैं, रेतीली मिट्टी में उपयुक्त है, मिट्टी को बहुत ज़्यादा लबालब पानी से भरना नहीं पड़ता है, हल्का हल्का स्प्रिंकल करते हैं तो ऊपर की 3-4-5 इंच की मिट्टी ही गीली होती है, धीरे धीरे पानी बूंद बूंद उसमें फुहार से गिरती है, हल्की हल्की नमी बैठ जाएगी मिट्टी में, प्लांट्स को, रूट्स को उचित समय मिल जाता है पानी को एब्जॉर्ब करने का, एकदम से भरना नहीं पड़ता पानी जल्दी से, ठीक है कि नहीं क्या। तो मिट्टी का बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। प्लस अगर ढलान है मिट्टी में, अनलेवल्ड लैंड है, अनइवन लैंड है, उसमें भी कारगर है ये, ठीक है कि नहीं क्या। मिट्टी एकदम से बहती नहीं है वहाँ पे, ठीक है, कटाव नहीं होगा पानी के कारण। तो लूज मिट्टी में स्पेशली सैंडी सॉइल में बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, ठीक है। और ड्रिप इरिगेशन जो होता है बच्चों, ये हम नॉर्मली कहाँ करते हैं, ऑर्कार्ड में, फ्रूट गार्डन में करते हैं, फलों के बगीचा, उसमें प्लांट्स कुछ दूरी पे लगे हुए हैं, तो एक पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, ये ट्यूब्स रन करती हैं ऐसे ऐसे, और बिल्कुल प्लांट का जो जड़ होती है, जड़ के पास ही उस ट्यूब में छोटा सा पिन होल साइज छेद होता है, और उसमें से पानी टपक टपक के बूंद बूंद करके रूट्स के पास ही गिरता है। तो इससे एक तो पानी बहुत ज़्यादा बड़े इलाके में फैलता नहीं है, ठीक है, और दिन भर बूंद 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 गिरता रहेगा, तो उसके जड़ के आसपास नमी बनी रहती है, जहाँ से वो डायरेक्टली प्लांट पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, बड़े इलाके में पानी फैलता नहीं है। तो यहाँ वाटर इज अलाउड टू फॉल ड्रॉप वाइज थ्रू क्लोज्ड पाइप्स जस्ट नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। तो इन दोनों ही में खूब सारी पानी की बचत होती है। तो आजकल ये मॉडर्न मेथड्स यूज किए जाते हैं इरिगेशन के, ठीक है। सो अब इंपॉर्टेंट चीज, इरिगेशन करते ही क्यों है, व्हाट इज द नेसेसिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, हमारे जितने भी प्लांट्स है, क्रॉप प्लांट्स, ग्रो करने के लिए भाई सीधी बात है सनलाइट तो चाहिए, लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में करते कि अपना भोजन जो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में प्राइमरीली कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, साथ में वाटर भी चाहिए, समझा। बिना पानी के फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाएगा। सो प्लांट्स मेक देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड CO2। तो वाटर इज नेसेसिटी फॉर मेकिंग देयर फूड, नंबर 1, तो इसलिए चाहिए। उसके बाद पानी जो होता है वो प्लांट्स को 2 विषम परिस्थितियों से भी बचाता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लू के थपेड़े लग रहे हैं, तो प्लांट कई बार मुरझा जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन होने से प्लांट मुरझा जाता है, विल्टिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हम पानी दे देते हैं, गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में अर्ली मॉर्निंग में हमने पानी दे दिया, तो दोपहर के समय जब लू चलती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है भीषण, तो उसमें क्या होता है, प्लांट बिल्कुल फ्रेश ही बना रहेगा, वो झुलसेगा नहीं, मुरझाएगा नहीं, ठीक है। तो विल्टिंग को रोकता है गर्मियों में। और इसी प्रकार से सर्दियाँ जब होती है ना, सर्दियाँ, तो सर्दियों में बच्चों पानी की किल्लत नहीं होती है, लेकिन सर्दियों में खूब ठंड पड़ने से कई बार ऊपर जो दिन में ओस पड़ती है अर्ली मॉर्निंग में, वो ओस फ्रीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर गिर जाता है तब, ठीक है। और फ्रीज होने के कारण क्या होती है, बर्फ के क्रिस्टल्स के रूप में जमा हो जाती है पत्तियों पे, ग्रोथ टिप्स पे, और इससे क्या होती है, उनकी जो एयर है वो ब्लॉक होती है, और इससे क्या है, पत्तियों में बहुत ज़्यादा तापमान गिर जाने से बर्फ के कारण वो टिश्यूज गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। और इसी को बोलते हैं फ्रॉस्ट बाइट, पाला पड़ना, और फसलें खराब होती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट। अब धरती के अंदर बहुत सारी हीट होती है, तो अगर हम सपोज प्लांट में, और ये ओस जो होती है, पाला वाला सुबह ही पड़ता है, दिन में अर्ली मॉर्निंग में पड़ता है, ठीक है नहीं क्या, रात की ठंड के बाद में सुबह सुबह पड़ता है, तो अगर हम रात के समय पौधों में पानी दे देते हैं, तो ये पानी जो जमीन में चला गया ये गर्म बना रहता है। आप देखना कभी भी विंटर्स में अगर हम जो छत के ऊपर की टंकी है उसका पानी देखते हैं, बिल्कुल चिल्ड फ्रीजिंग वाटर आता है, और जबकि वाटर के जो जमीन के अंदर वाला टैंक है उसका पानी थोड़ा सा गर्म रहता है। वाटर वर्क से जो हमारी पाइपलाइंस जो है जमीन के अंदर से गड़ी हुई जाती है, उससे जब भी देखना हैंडपम्प या उसके थ्रू पानी आएगा तो थोड़ा सा ताज़ा गर्म आता है, जबकि ओवरहेड टैंक का जो वाटर काफ़ी ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। तो ज़मीन के अंदर दिया गया पानी रात भर क्या होता है, गर्माहट ले लेता है, और वो गर्म पानी, वार्म वाटर जब एब्जॉर्ब करेगा प्लांट्स अंदर से, तो अंदर से उसको हीट मिलती है, तो बाहर से जो ठंड है उसका मुकाबला कर पाता है, फ्रॉस्ट बाइट से उसकी रक्षा हो जाती है, समझ आ गया। तो दिस इरिगेशन वाटर इट कैन सेव द प्लांट फ्रॉम विल्टिंग ड्यूरिंग समर्स एंड फ्रॉम फ्रॉस्ट बाइट ड्यूरिंग विंटर्स। ये 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक तो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, और ये 2 कामों के लिए चाहिए, और इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद जो हम न्यूट्रिएंट्स केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, ये फर्टिलाइजर्स कभी भी प्लांट खाता नहीं, इट डजंट ईट एनीथिंग। जो भी न्यूट्रिएंट्स डाले हमने मिट्टी में डाले, फिर मिट्टी में हमने पानी डाला, पानी जो है उन न्यूट्रिएंट्स को घोल करके एक सॉल्यूशन बना लेता है न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। और यही घोल बाद में प्लांट्स होती है अपनी रूट्स के माध्यम से एब्जॉर्ब करते हैं। सो वॉट एवर न्यूट्रिएंट्स दे आर टेकन बाय अ प्लांट फ्रॉम द सॉइल, दे आर ओनली एंड ओनली टेकन इन द फॉर्म ऑफ वाटर सॉल्यूशन विद द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का घोल बन जाता है, और वो घोल के रूप में यूज होता है। तो अनलेस वी प्रोवाइड वाटर इन द फॉर्म ऑफ इरिगेशन, न्यूट्रिएंट्स ले नहीं पाएगा। तो समझ आ गया, प्लांट्स को पोषण देने के लिए भी पानी की आवश्यकता है, बिना पानी के पोषण ही नहीं ले पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये सारी कंडीशंस हैं, नेसेसिटीज हैं, व्हाई इज इरिगेशन नीडेड, व्हाट इज द नीड फॉर इरिगेशन, क्लियर है। अब बच्चों इरिगेशन कर दिया हमने, बीज बो दिया, उग गया, केमिकल फर्टिलाइजर डाल दिया, मैन्योर डाल दिया, इरिगेशन कर दिया, उसके बाद पता क्या होता है कि जो बीज बोते हैं ना, उस बीज में कई बार अनवांटेड बीज होते हैं, कई बार कई घास फूस हो गया,
अनवांटेड प्लांट्स के बीज गिरे रहते हैं, इधर उधर से हवा से आके गिर जाते हैं, वो भी उग जाते हैं। तो मेन फसल के साथ में कई ऐसे अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर इनको उगने दें हम, तो देखो पानी तो लेंगे वहाँ से, हमने जो खाद पानी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स डालें एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स, उन पे भी ये कब्जा करते हैं, वो फटाफट न्यूट्रिएंट्स लेकर के तेजी से ग्रो करते हैं। और इससे पहले कि फसल पके, ये वीड्स क्या करते हैं, पका के बीज बना करके वहीं पे अपने बीजों को रिलीज कर देते हैं। इससे क्या होता है कि मिट्टी का उपजाऊपन जो होता है वो डैमेज होता है। अगली फसल के लिए इतने सारे बीज पड़ गए वीड्स के, तो अगली फसल में क्या होगा, वीड्स का इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा होगा और बहुत तेजी से क्या होगा, वो वीड्स फैलने लगते हैं। तो व्हाट आर वीड्स? वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स which grow along with the main crop in the fields, and these plants, weeds, they compete with the main crop for what? Nutrients, water, space, सनलाइट, इन सब के लिए कॉम्पीट करते हैं। तो इससे क्या मेन जो फसल है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसके उत्पादन पर फर्क पड़ता है, नेगेटिव फर्क पड़ता है, कम होता है, घटता है उत्पादन, क्वालिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो हम नहीं चाहेंगे कि ऐसे वीड्स उगे क्रॉप प्लांट्स के साथ। तो इन वीड्स को निकाल बाहर करना, हटाना मेन क्रॉप प्लांट से, जिससे कि फसल का उत्पादन अच्छा हो, ये प्रक्रिया कहलाते हैं वीडिंग। हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 5। चलो, शुड आई रब दिस? चलिए, तो वीडिंग हम देखेंगे अभी क्या है अगला। Weeds are unwanted plants that grow along with the main crop and compete with them for nutrients, water, sunlight and space, जगह भी लेते हैं। समझ में आ गया? ये कहलाता है वीड्स। ठीक है, तो वीड्स तो ये हो गए, और वीड को निकाल बाहर करना खेत से, वो कहलाता है वीडिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, वीडिंग का मतलब वीड्स का रिमूवल। हिंदी में बच्चों इसी को बोलते हैं खरपतवार। वीड को क्या बोलते हैं? खरपतवार। ठीक है, अब जिन लोगों के खेत है उनको पता होगा, जब प्लांट छोटे छोटे हो जाते हैं, ठीक है, तो अगर इन वीड्स को नहीं निकाला तो क्रॉप जो होती है उसकी उत्पादन में फर्क पड़ता है। तो पूरी फैमिली विजिट करती है, या फिर मजदूर लगा के भी कई लोग काम करते हैं। तो 2-3 काम करते हैं। एक तो लंबा सारा औजार होता है, उससे क्या करते हैं, मिट्टी को लूज कर देते हैं। लूज करने से जो भी अनवांटेड वीड्स उखड़ जाते हैं, या फिर हाथों से उनको उखाड़ के क्या कर लेते हैं, हम एक जगह अलग कर लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं निनाण करना। ठीक है कि नहीं? क्या तो वीड्स को निकाल बाहर करना होता है निनाण करना। अनवांटेड वीड्स निकाल दिए, और उसके बाद क्या होता है, मिट्टी लूज हो जाती है, और उसके बाद फसलें और तेजी से बढ़ती है। ठीक है, उनको अच्छी स्पेस मिल जाती है। तो ये समझ में आ गया वीड्स। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीड्स के नाम लिखवा रहा हूँ। एग्जाम्पल्स ऑफ कुछ कॉमन वीड्स हमारी। सबसे इंपॉर्टेंट है पार्थेनियम, इसी को हम कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं। उसके बाद बथुआ, चीलवा जिसको बोलते हैं ना, इसी का प्रॉपर नेम है चीनोपोडियम। उसके बाद हिंदी में एक और है चौलाई, इसी को बोलते हैं एमेरेंथस। नॉर्मल ग्रास, हिरनखुरी, आक, आक मतलब आकड़ा, इसको बोलते हैं कैलोट्रोपिस।
कुछ हमारी एक्वेटिक वीड्स है, पानी की वीड्स भी होती है, जहाँ पे हम जैसे धान उगा रहे हैं, खेत में भर दिया तो वाटर प्लांट्स भी उग जाते हैं, ठीक है। तो उसमें एग्जांपल हमारा हाइड्रिल्ला, ये क्या एक्वेटिक है। उसके बाद आता है हमारा वाटर हाइसिंथ, इसका भी नाम है इकॉर्निया, EICHHORNIA। बच्चों सब लोगों के पास मोबाइल्स हैं, ठीक है। ये जो मैं नाम लिखवा रहा हूं ना, ये नाम टाइप करना जो प्रॉपर ब्रैकेट में नाम है, ठीक है। पार्थेनियम ये वाला, इसका तो ये नाम है पार्थेनियम, ये कॉमन नेम है। पार्थेनियम हो गया, चीनोपोडियम, टाइप करना और इमेज क्लिक करना, तुरंत आपको फोटो दिख जाएगा, पहचान पाओगे आप ये कौन कौन सी चीजें। तो बहुत सारे प्रकार के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटर हाइसिंथ हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है आर्जीमोन। आर्जीमोन मैक्सिकाना है प्रॉपर नाम, सत्यानाशी बोलते हैं। येलो कलर के फूल आते हैं, ठीक है, और बिल्कुल येलो कलर के जहरीले फ्रूट्स भी आते हैं, तो ये भी बहुत कांटेदार बेकार प्लांट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे प्लांट्स हो गए जो कि क्या है, वीड्स के रूप में हमारे खेतों में ऐसी अननेसेसरी उगाते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। और इनको हटाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है कि नहीं क्या। कैक्टस लिखा मैंने, नहीं लिखा। ओपुंशिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो होती है फसल की क्वालिटी को डैमेज करते हैं, मिट्टी को भी बर्बाद करते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इसको कंट्रोल करने के क्या तरीके। तो हाउ डू वी रिमूव दिस वीड्स। तो वीड कंट्रोल के 3 मेन मेथड्स हैं, 3 क्या 4 वीड। पहला है मैनुअल, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। ये 4 हमारे मेन मेथड से वीड रिमूवल का। सबसे पहला था मैनुअल। मैनुअल का मतलब क्या होता है, खुरपी हो गया, कुछ भी दराती वगैरह हो गया, खुरपी से खोद करके हम सीधे हाथों से उखाड़ देते हैं, ठीक है। तो मैनुअल रिमूवल ऑफ वीड नॉर्मली जाता है, ये छोटे मोटे वीड्स के लिए किया जाता है अगर उसमें कांटे ना हो। अच्छा, अगर मान लो कांटे वगैरह होते हैं तो हम फिर क्या मैकेनिकल मेथड भी लेते हैं। तो मैकेनिकल मेथड में जैसे बड़े बड़े आंकड़े वगैरह हो गया, कांटेदार कुछ चीज़ें, तो हल चला करके उसको कल्टीवेटर से निकालना पड़ता है। तो मशीनों का यूज़, तो अगर मशीनों का यूज़ करते हैं, किसी डिवाइस का यूज़ करते हैं, देन सच वीड रिमूवल इज नोन एज मैकेनिकल। मैकेनिक्स मतलब मशीन, मैनुअल हाथों से, ठीक है कि नहीं। ये 2 चीज़ें। उसके बाद केमिकल मेथड। तो मैकेनिकल हम वहाँ यूज़ करते हैं, मान लीजिए कोई आंकड़ा है, अब आंकड़ा हमारे को उखड़ के थोड़ी आएगा, पूरी जान लगा दोगे तो भी नहीं उखड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या कुछ बहुत नीचे से क्या है उसको खोद करके निकालना पड़ेगा, तो मशीनों का यूज़ ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर सबसे मोस्ट प्रैक्टिसेबल मेथड इज दिस वन, केमिकल मेथड, ठीक है। तो कुछ हमारे ऐसे स्पेशल केमिकल्स आते हैं जिनको अगर हम वीड्स पे स्प्रे कर दें, छिड़क दें, तो ये केमिकल्स क्या करते हैं, जो वीड्स होते हैं, वीड्स उसके पत्तों को सुखा देते हैं, मुरझा देते हैं। और पत्ते ही हमारा फूड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, अगर पत्ता ही सूख गया तो प्लांट का भोजन बनना बंद हो जाएगा, प्लांट्स मुरझा जाएगा, मर जाएगा, सूख के खत्म हो जाएगा, ठीक है कि नहीं क्या। तो इससे पहले कि बीज बना पाए प्लांट्स को खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार के केमिकल्स को हम बोलते हैं वीडीसाइड्स। क्या कहते हैं, द केमिकल्स विच आर स्प्रेड टू डिस्ट्रॉय द अनवांटेड प्लांट्स, दैट इज वीड्स, दे आर नोन एज वीडीसाइड। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडीसाइड्स के नाम बता रहा हूँ। और नॉर्मली बच्चों ध्यान देंगे, हमारे जो फसलें होती हैं 2 मेन प्रकार की। कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनमें पत्ते जो होते हैं ना ऐसे बिल्कुल लंबे रिबन शेप्ड होते हैं, और कुछ के पत्ते होते हैं चौड़े ऐसे। इस प्रकार की फसलें, इस प्रकार के जो पत्ते वाली फसलें होती हैं उनको बोलते हैं मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स, इसमें नॉर्मली आते हैं हमारे अनाज, गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, सब ले लो, सब के पत्ते ऐसे होते हैं लंबे पत्तेदार रिबन शेप। और कुछ हमारे जो होते हैं इस प्रकार के चौड़े पत्ते वाले जो होते हैं ना, फ्लैट या जो ब्रॉड लीव्ड, इसको हम बोलते हैं डाइकॉट्स। इसमें हमारे पल्सेस, दालें आ गई, सब्जियां, फल सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसमें ये चीज आ गई, समझ में आ गया। तो बच्चों ध्यान देना, ये जो केमिकल मेथड है वीड्स, ये इन फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते, इन पत्तों को नुकसान नहीं पहुंचाते। किनको नुकसान पहुंचाते, चौड़े पत्ते वाले डाइकॉट वीड्स को पहुंचाते हैं, समझ आ गया। अब इंपॉर्टेंट, तो ऐसा नहीं है, कई बच्चे पूछते हैं कि भाई अगर ये वीड्स पत्तों को सुखाई देगा तो फिर तो मेन फसल भी जाएगी, ठीक। अब इसलिए सेलेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हमारा एक फसल है, गेहूं लगा रखा है, बाजरा लगा रखा है, वीट लगा रखा है, वीट तो गेहूं ही हो गया, सॉरी, उसके बाद ज्वार लगा रखा है। अब ये सब क्या है, मोनोकॉट प्लांट्स हैं, तो वीडीसाइड का प्रभाव इनके पत्तों पे नहीं होगा। अब मान लीजिए वीट के साथ हमारा कोई बथुआ लग गया, बथुआ क्या डाइकॉट वीड है, बथुए के पत्ता चौड़ा होता है, बथुआ डाइकॉट वीड है। तो अगर हमने गेहूं के खेत में स्प्रे मार दिया ना,
तो गेहूं को तो कुछ नुकसान होगा नहीं और सारा बथुआ मुरझा करके खत्म हो जाएगा। चौलाई फॉर एग्जांपल एमेरेंथस, ठीक है। तो ये सेलेक्टिवली क्या डाइकोट वीड्स, डाइकोट प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं वीड्स, ठीक है कि नहीं, क्या वीडिसाइड्स, ठीक। तो अभी मैं एग्जांपल बता दूंगा। सो chemical method involves spraying of certain weed killing chemicals which selectively destroy the dicot weeds, that is broad leaved weeds, ठीक है। जबकि मोनोकॉट जो ग्रासी सीरियल्स होते हैं उनको कोई प्रभाव डालता ये नहीं है। और बायोलॉजिकल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं, ये तो सिंपल है दोनों, तो केमिकल मेथड में मैं कुछ वीडिसाइड्स के एग्जांपल्स बता दूं आपको मैं। सो व्हाट आर वीडिसाइड्स? वीड किलिंग केमिकल्स, शॉर्ट में क्या कर सकते हैं हम, केमिकल्स दैट आर used to kill weeds are known as weedicide. क्या है ये? weed killing chemicals, ठीक है। they are sprayed on crops. These selectively destroy डाइकोट या फिर ब्रॉड लीव्ड वीड्स। समझ में आ गया? अच्छा बच्चों, इनको स्प्रे कैसे करेंगे? एटोमाइजर, वो जो बार्बर के पास होता है, ऐसे तो खेत में बहुत समय लगेगा, तो उसके लिए बच्चों एक स्प्रेयर आता है, पीठ पे टाकते हैं। दो प्रकार का होता है, मैनुअल भी होता है। मैनुअल में क्या करते हैं, एक प्रेशर हैंडल होता है, उससे दबाते हैं और एक नली में से फुहारा सा निकलता है दवाई का, वो डालते हैं। और मोटर ड्राइवन भी होता है, ठीक है कि नहीं क्या। तो ये जो स्प्रेयर होता है इसको बोलते हैं नैपसैक स्प्रेयर। दे आर स्प्रेड, बुक में आपके फोटो दिया होगा स्प्रे करते हुए, ठीक है ना, विद अ KNAP, नैप, के साइलेंट है, नैपसैक स्प्रेयर। तो इसका भी आप लोग एक बार फोटोग्राफ चेक कर लेंगे। जिनके इमेजेस देखने तुरंत टाइप करो अपने गूगल पे और तुरंत आपको इमेज मिल जाएगी वहां पे, ठीक है। सो नैपसैक स्प्रेयर, क्लियर। बीज यहाँ हमारे खेती बोर्ड के आगे जो रोड है उस पर देखना 2-3 बीज भंडार हैं, तो वहाँ पे आपको बाहर ही टके हुए रखे हुए मिल जाएंगे नैपसैक स्प्रेयर्स, ठीक है। चलो, तो वीडिसाइड हो गया। कुछ एग्जांपल्स हैं वीडिसाइड के, देख लेते हैं। 2,4-D, बच्चों नाम काफ़ी बड़ा सारा है, इतना याद रख लो तो काफ़ी है, अगर चाहिए तो मैं आपको फुल नाम दे दूंगा। 2,4-D से एक बहुत बड़ा सा नाम है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। याद नहीं होता है, नो प्रॉब्लम, 2,4-D शॉर्ट में याद रखो, ठीक है। उसके बाद एक हमारा MCPA, मेटाक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, MCPA। ब्यूटाक्लोर, BUTACHLOR, हेप्टाक्लोर, HEPTACHLOR। ये कुछ हमारे क्या है, डाइकोट वीड्स है। तो इनको स्प्रे करने से सेलेक्टिवली चौड़े पत्ते वाले वीड्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट कहाँ नहीं करना है, मान लीजिए आपने कि क्यारी में बैंगन टमाटर लगा रखा है, अब बैंगन और टमाटर के पत्ते चौड़े होते हैं, उस पर स्प्रे कर दिया ना, तो ये केमिकल्स बैंगन और टमाटर के पौधों को भी वीड समझ के उनको को भी नष्ट कर देंगे। तो कभी भी चौड़े पत्ते वाली सब्जियां होती उस पर वीडिसाइड स्प्रे नहीं किया जाता, ये सिर्फ और सिर्फ अनाजों में ही स्प्रे किया जाता है। समझ में आ गया? तो ये थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बच्चों वीड्स आएगा, है ना, WEEDS, वेड्स लिख दिया गलती से, वीड्स आएगा, ठीक। चलो, उसके बाद वीडिसाइड हो गया। तो ये हमारा था केमिकल मेथड। सो व्हाट इज केमिकल मेथड? द रिमूवल ऑफ वीड्स बाय स्प्रेइंग सर्टेन वीड किलिंग केमिकल्स इज नोन एज वीडिसाइड्स। हमारे एग्जांपल्स ये रहे थोड़े, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता हमारा बायोलॉजिकल मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी बुक में नहीं दिया, समझा देता हूं क्या है बायोलॉजिकल मेथड। आपने सुना होगा बच्चों, एक कहावत है, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दुश्मन की दोस्त। दुश्मन का जो दुश्मन है वो क्या होता है? दोस्त होता है, ठीक है। चलिए, ये हमारा क्रॉप, ये हमारा क्रॉप, क्रॉप का दुश्मन है वीड, एनिमी है क्रॉप का ये वीड, क्रॉप को पसंद नहीं है, नुकसान पहुंचाता है, तो एनिमी है, ठीक। अगर हम इस वीड का भी कोई एनिमी ले लें, अच्छा, एरो का मतलब क्या है? एरो का मतलब है ये चीज इसको नुकसान करता है,
तो एनिमी हो गया इसका। तो अगर मैं कोई ऐसी चीज ले लूं जो वीड को नुकसान दे तो वीड का एनिमी हो गया। तो ये वीड का एनिमी हो गया, ठीक है। अब ये चीज होना चाहिए कोई भी बायोलॉजिकल एंटिटी, BIOLOGIC, बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक वीड है हमारी कैक्टस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिखवा था, ओपुन्शिया। ये कैक्टस फसलों को नुकसान देता है। उग जाता है तो ऊपर तो 4 फीट का दिखेगा, तो नीचे कम से कम 10 फीट तक गहराई तक जड़ें जाती हैं, ठीक है कि नहीं, और फैलते जाता है, फिर इसके बीज गिर जाते हैं, फिर वो और फैल जाता है, पूरे खेत पे कब्जा हो जाता है। आप इसको काट के निकाल दो, अगले सीजन में फिर फैल जाएगा। आंकड़ा और कैक्टस ऐसी चीजें खत्म नहीं होते, बहुत प्रॉब्लम है। तो खेतों में एक बार घेर लेते तो निकालना बहुत मुश्किल होता है, जड़ें बहुत गहरे तक जाती है। आपको एक कैक्टस को निकालने के लिए 8-7 फीट का गड्ढा खोदना पड़ेगा। इतने गहरे गहरे गड्ढे खोदोगे आप, पूरे खेत को खोद डालोगे, जेसीबी लगानी पड़ेगी आपको। उससे पहले तो फावड़ों से तो पूरे हो जाओगे, एक एक गड्ढे में ही बहुत समय लगेगा, तो प्रॉब्लम ही है बहुत। हमने क्या किया, एक ऐसे इंसेक्ट को सेलेक्ट किया, बायोलॉजिकल एजेंट जो सेलेक्टिवली इसको खाता है, इसका फेवरेट भोजन है कैक्टस। और ये एक कीड़ा आता है कॉकिनियल इंसेक्ट, ये सॉफ्ट जूसी चीजों पे ग्रो करता है। कैक्टस पूरा जूसी है, पूरा फ्लैशी पार्ट होता है, ठीक। ये इंसेक्ट जो होता है, ये जब अंडे ले करता है बारीक बारीक, इन अंडों से हैच होकर के लार्वा निकलता है। लार्वा पता है ना आपको, ये लार्वा क्या करते हैं, ये इंसेक्ट का जूसी पार्ट होता है उसको खाते हैं, पत्तियों को, सॉफ्ट ग्रोइंग पार्ट्स को खाते हैं, ठीक। तो फिलहाल यहाँ पत्तियां तो होती नहीं, कैक्टस का जो भी पार्ट है सॉफ्ट फ्लैशी पार्ट है वो। तो अभी क्या करते हैं, ये जो इसके लार्वा है, कैटरपिलर भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है कि नहीं, क्या इसका फूड होता है, इसका फ्लैशी पार्ट। तो हमने क्या किया, कॉकिनियल इंसेक्ट जो होता है उसके खूब सारे एग्स को हम क्या कर देते हैं, इस कैक्टस पे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा कॉकिनियल इंसेक्ट ले लिया हमने, ये इंसेक्ट, इसके खूब सारे एग्स को हमने स्प्रे कर दिया। स्प्रे कैसे किया, चीनी का घोल ले लिया, पहले तो चीनी का घोल स्प्रे कर दिया, किसके ऊपर, कैक्टस पे। चीनी चिपचिपी होती है, उसके बाद अंडे हमने स्प्रे कर दिया उसके ऊपर, अंडे चिपक गए उसके ऊपर। कुछ दिनों में अंडे हैच हो जाएंगे, ब्राउन होकर फूट जाएंगे तो उसमें से लार्वा निकलेंगे, लार्वा छेद करके उसके कैक्टस के अंदर घुस जाता है और धीरे धीरे उसको खाना शुरू करते हैं। हजारों की संख्या में लार्वा होते हैं। सबसे पहले तो अंदर से अंदर इसको खोखला कर देंगे, जब अंदर से खोखला होगा तो ऊपर का जो परत सूख जाती है कैक्टस की, फिर वो दूसरे पार्ट में घुस जाएगा। ये कैक्टस के देखोगे ऐसे फाइलोक्लेट्स, ऐसे तो होता है कैक्टस। इसको खोखला कर दिया, ये झड़के गिर गया, इसको इसके अंदर घुस गए, इसके अंदर घुस गए, धीरे धीरे खोखला करते करते जमीन के ऊपर जो भी कैक्टस है सारा खत्म कर दिया। जमीन के बाद में नीचे क्या चालू हो जाएंगी, जड़ें चालू हो जाएंगी। ये जड़ों के अंदर भी घुस जाते हैं, बिल्कुल टिप तक खोखला कर देते हैं, पूरा जड़ मूल से समाप्त कर देता है कैक्टस को। ये समझ में आ गया, ओके। तो एक सीजन में, एक साल में जो भी खेत में खूब सारा कैक्टस भरा पड़ा है, इसमें हमने क्या कर दिया, ये एग्स स्प्रे कर दिए। तो सारे कैक्टस को एक साल भर के अंदर, एक सीजन में क्या होता है, पूरा खा करके खत्म कर देता है। उसके बाद 1-2 सीजन तक हम सिर्फ हल चला करके छोड़ दें, धूप से, बारिश से, ठीक है, भोजन नहीं मिलेगा इंसेक्ट को, इंसेक्ट मारा जाएगा, खत्म इंसेक्ट। और परमानेंटली हमको कैक्टस से आज़ादी मिल गई। तो हमने क्या है, एक क्रॉप के दुश्मन को यूज किया जो कि इसका फ्रेंड साबित हुआ। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो इस इंसेक्ट ने, और सिर्फ इसका भोजन क्या है, सिर्फ ये वीड है, ये नहीं है, ये इस क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाता, सिर्फ चूज ही होते हैं बड़े। तो उसके बाद कॉकिनियल इंसेक्ट जो होता है वो मर जाते हैं सूख सा के 1-2 सीजन के अंदर, धूप के कारण कुछ मिलता नहीं है तो। और उसके बाद हम बेखटक होकर के क्या है, बिना किसी परेशानी के हम क्या क्रॉप लगा सकते हैं, अच्छी पैदावार होगी, उसका दोबारा कभी अतिक्रमण नहीं होता कैक्टस का। तो इस प्रकार का जो कंट्रोल है वो कहलाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, जो हमारा ये खेत है, खेत में हमको धान लगाना, धान मतलब राइस, पैडी। तो हमको खेत में थोड़ा सा पानी भर देना पड़ता है, 8-10 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं क्या। और इस पानी को भरने के बाद में क्या करते हैं हम, इस पानी को भरने के बाद में इसमें हमने प्लांट लगा दिया, पैडी लगा दिया, धान हमने लगा दिया, ठीक है, प्रॉपर स्पेसिंग देके। अब होता क्या है बच्चों प्रॉब्लम, मैंने बताया था कुछ ऐसे वीड्स होते हैं जो हमारे एक्वेटिक वीड्स पानी के अंदर पल जाते हैं। काई सी होती है, एल्गी हो गया, हाइड्रिल्ला, लेमना, ये कुछ हमारे एक्वेटिक वीड्स हैं जो कि अंदर फैल जाते हैं। और ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स को खत्म करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को लेकर के फटाफट ग्रो करते हैं, हरा 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 पूरा फैल जाएगा। हम नहीं चाहते कि फैले, हमारे पैडी प्लांट्स को पोषण मिलना चाहिए। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमको बच्चों यहाँ पे कुछ ऐसा चीज यूज करना पड़ेगा जो इनको तो खा जाए और क्रॉप को नुकसान ना पहुंचाए। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं मछली। एक मछली आती है नोन एज कार्प फिश। ये क्या है,
मछली है, ये मछली क्या करती है, सेलेक्टिवली इनको खा जाती है। सो बारीक बारीक छोटी छोटी मछलियाँ होती है, इतनी बिल्कुल उंगली की जैसे, ठीक है। ये मछलियाँ छोटी छोटी हम डैम से कहीं से वाटर सोर्स से पकड़ के ले आते हैं और सीधा ही क्या खेत में छोड़ देते हैं। छोटी छोटी मछलियाँ, ये सारे एल्गी और जो वाटर प्लांट्स है छोटे मोटे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, इनको खा के खत्म कर देती है और हमको कंट्रोल हो जाता है वीड्स पे। अदरवाइज हम एक एक कहाँ जाके अपने हाथों से निकालेंगे काई वगैरह, ठीक है ना। तो ये इनको खत्म कर देती है और हमको मुक्ति मिलती है वीड से, तो धान की फसल अच्छी होगी। समझ में आ गया। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल का मीनिंग समझ में आया। वी यूज सम बायोलॉजिकल एजेंट विच इज द एनिमी ऑफ द वीड विच सेलेक्टिवली फीड्स ऑन द वीड एंड दस वी गेट रिड ऑफ द वीड एंड वी कैन सेव अवर क्रॉप फ्रॉम द इन्फेस्टेशन ऑफ वीड्स। क्लियर है। तो ये था बच्चों हमारा क्या है, वीड कंट्रोल, वीडीसाइड्स, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो अभी ये सब हो गया, सब कुछ होने के बाद हमारी फसल पक के तैयार हो गई है। अब अगला क्या, पकी हुई फसल के साथ क्या करेंगे, तो अगली हमारी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो है हार्वेस्टिंग। Harvesting, cutting of the mature or ripe crop, क्या बोलते हैं इसको, हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। एंड ये मैनुअल भी हो सकती है और ये मैकेनिकल भी। मैनुअल मतलब बाय हैंड, मैकेनिकल मतलब बाय सम मशीन। मशीन को हम बोलते हैं कंबाइन हार्वेस्टर। कटाई भी कर लेती है और अनाज भी निकाल लेती है, ठीक है कि नहीं क्या। और जबकि मैनुअल जो होता है, मैनुअल के लिए हम कुछ ऐसा औजार यूज करते हैं, दरांती से इसको बोलते हो, पता होगा। एक तो ऐसी आती है, इसको बोलते हैं साइप, इसको क्या बोलते हैं, साइप। और एक और आती है इसको बोलते हैं सिकल। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो इस प्रकार की दो चीजें आती हैं, इनकी मदद से हम क्या कर लेते हैं, कटाई कर लेते हैं फसलों की, ठीक है कि नहीं क्या। तो इजीली कट जाता है ये, ठीक। तो मैनुअल मेथड से हाथों से की जाती है और मैकेनिकल मेथड से मशीन यूज करते हैं। तो कंबाइन हार्वेस्टर, ये बड़ी सारी मशीन आती है, वो क्या करती है, एक चौड़े से स्ट्रिप में चलेगी और फसल को काटती भी जाती है और साथ में वो अनाज भी निकालती जाती है और पीछे से अनाज बोरियों में पैक भी होते जाता है, ठीक है कि नहीं क्या। तो कंबाइन हार्वेस्टर बोलते हैं। तो हार्वेस्टिंग का मतलब होता है सिंपल मैच्योर क्रॉप को काटना खेत से, वो होता है हार्वेस्टिंग, ठीक है। और हार्वेस्टिंग के बाद में आता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब होता है बच्चों, हमने अनाज को काट लिया। अब मान लीजिए पूरा अनाज का बंडल सा है, यहाँ अनाज लगा हुआ है, पत्ते हैं, यहाँ अनाज लगा हुआ है, इस तरफ गेहूं की बाली है, मान लो अनाज लगा हुआ है इधर, ठीक है, और बाकी सब पत्ते हैं ऐसे। इस प्रकार के हमने क्या करते हैं, छोटे छोटे बंडल्स बना लेते हैं उसके, ठीक है। और बाद में इन बंडल्स को हम क्या थ्रेशर में डालते हैं। तो थ्रेशर में क्या करता है, एक बारीक सी ब्लेड होती है, उसको फट 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 चॉप करती है, पीछे से फैन होता है, बहुत तेजी से चलता है। तो जो हल्का फुल्का जो वेस्ट मटेरियल है, जिसको हम चाफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, दो चीजें हैं, ये चाफ तो होगा ग्रासी मैटर और दूसरा होता है ग्रेन। चाफ को हम हस्क भी बोल सकते हैं, दो नाम है इसके, हस्क या फिर चाफ। तो चाफ जो होता है वो हवा के साथ उड़ के दूर ढेर लग जाता है और ग्रेन वहीं भारी होने का नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो ये काम किया जाता है किसके अंदर, थ्रेशर के अंदर। कंबाइन हार्वेस्टर में ये दोनों काम एक साथ होते हैं, काट भी लेता है और थ्रेशिंग का काम भी कर लेता है। तो कंबाइन मतलब मल्टीपर्पज मशीन हो गई है, ठीक है। महंगी आती है, तो बहुत बड़े जगहों में जहाँ पे मिलजुल के पूरे गांव वाले इकट्ठा मिलजुल के खेती करते हैं, बड़े बड़े फार्मलैंड्स होते हैं, पंजाब में हो गया, हरियाणा में हो गया, वहाँ नॉर्मली होता है, हमारे यहाँ कम यूज होता है राजस्थान में, ठीक है। तो थ्रेशिंग समझ में आ गया, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चाफ, ये कहलाता है थ्रेशिंग, एंड डन बाय थ्रेशर और कंबाइन हार्वेस्टर, ठीक है। पुराने समय में कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस भी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी कि लोग ऐसे बंडल बना लेते थे, फिर एक लकड़ी का ब्लॉक रखते थे और एक कूटने वाली मोगरी सी होती थी, उसको ऐसे कूट कूट के अनाज निकाल लेते थे, ठीक है कि नहीं क्या।
और अनाज निकालने के बाद में वो जो हस्क और इसका जो मिक्सचर है उसको एक बर्तन में या कंटेनर में भर के ऊपर से बरसाते थे जब हवा चलती थी, हवा के अगेंस्ट में, ठीक है। तो हवा से क्या होता था कि जो हल्का जो हस्क पार्टिकल है वो तो हवा के साथ, विंड के साथ थोड़ी दूर तक कैरी होकर चल जाता था और भारी जो अनाज है वो नीचे ढेर लग जाता था। इसको कहते हैं विनोइंग। तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होती थी क्या, विनोइंग। ये क्या है, पुरानी परंपरागत तरीका होता था थ्रेशिंग के लिए, ठीक है। लेकिन उसमें मैनुअल मेहनत भी बहुत होती थी। कुछ और लोग क्या करते थे कि जो जैसे अनाज होता है ना, अनाज निकलवाते लोग तो देखो खेतों में एक जगह बना देते हैं हार्ड सी, पानी डाल करके कूट के लेप लगा करके हार्ड सी जगह बना देते हैं, खाता बोलते हैं उसको नॉर्मली। तो वहाँ पे अनाज डालते तो मिट्टी में मिक्सअप नहीं होता। तो ऐसे क्या करते थे, एक लंबी सारी स्ट्रिप होती थी, ठीक है। और उस स्ट्रिप में या फिर ऐसे खाते में क्या हार्ड मिट्टी कर ली, सेंटर पे खूंटा बड़ा सारा बांध दिया और उस पर बैल बांध दिया रस्सियों से खूब सारे, और बैलों को गोल 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 चलने के लिए बोलते थे उस पर। और वहाँ पे क्या है, फसलें जो होती ना, ये इसका बेड बना दिया जाता। तो बैल जब चलते थे उसके ऊपर तो पैरों से ढीले हो के वो अनाज निकल जाता था और बाद में उसको इकट्ठा करके झाड़ू से फिर वही बरसाने का काम करता था। प्रोसेस था, लंबा चौड़ा था, लोग मेहनत बहुत करते थे। लेकिन आज मशीनों का युग आ गया है तो ये सारे कामकाज आज बहुत आसान और फटाफट हो गए, कम कॉस्ट के ऊपर भी, ठीक है। तो ये होता था हमारा क्या, थ्रेशिंग बच्चों, ठीक है। अब थ्रेशिंग के बाद आ जाता है हमारा कि अनाज को सुरक्षित कैसे किया जाए। तो प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेन। तो प्रोटेक्शन में बच्चों 2-3 तरह का प्रोटेक्शन आता है। तो देखेंगे प्रोटेक्शन क्या है हमारा। क्रॉप, फिर हम बताएंगे सुरक्षित सेफ स्टोरेज वगैरह कैसे किया जाता है, ठीक है। ओके जी। तो प्रोटेक्शन हमको बच्चों कहां कहां करना पड़ता है, इन फील्ड्स एंड इन गोडाउन्स। ये 2 अलग अलग स्थान है जहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, फसलों को बचाना पड़ेगा। अब खेतों में कैसे कैसे बचा सकते हैं हम, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स एंड कई प्रकार के हमारे पेस्ट होते हैं। पेस्ट उन जीवों को बोलते हैं जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, लिविंग बींग्स, डायरेक्टली या तो खेतों में या गोदामों में भी। और इस पेस्ट में 3 कैटेगरी आती है, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रोडेंट्स। ये 3 प्रकार के जीव होते हैं पेस्ट। इंसेक्ट्स को मारने के लिए हम यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। रोडेंट होते हैं कुतरने वाले जीव, चूहे। इसमें क्या आ गए हमारे, रैट्स, मोल्स, छुछुंदर, रैबिट, खेतों में भी मिल जाते हैं रैबिट, गड्ढा खोद देते हैं, बरोज खोद देते हैं। तो रैबिट को तो नॉर्मली मारते नहीं है, इनको किल करने के लिए हम यूज करते हैं रोडेंटिसाइड्स। इसमें एग्जांपल है हमारा जिंक फॉस्फेट, जिंक फॉस्फाइड, ये चूहों को मारने की दवा है, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा जो पक्षी होते हैं, पक्षी को नॉर्मली मारते नहीं है। तो पक्षियों को खेतों में क्या होता है, जब फसल पकने लगती है तो पक्षी जो होते हैं चोंच मार मार के पके हुए दाने गिरा देते हैं, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, खेतों में स्केयर क्रो खड़े कर सकते हैं। तो एक मनुष्य के जैसा पुतले जैसा स्ट्रक्चर होता है, बांस उसके डंडे, स्ट्रॉ, काली हांडी, उस पर मनुष्य का शेप वगैरह बना देते हैं, कलरफुल कपड़े पहना देते हैं। तो इस प्रकार की चीज स्केयर क्रो कहलाती है। क्या होती है वो, स्केयर क्रो। इसकी मदद से हम पक्षियों को उड़ा सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, पटाखों की आवाज वगैरह से ड्रम पीट करके वो वाला काम भी कर देते हैं, ठीक है। और इंसेक्ट्स को किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स। तो ये पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए तो खेतों में किया जाता है, ठीक है। गोदामों में भी ऐसे ही करते हैं। गोदामों में भी हम क्या है, स्प्रे वगैरह कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स भी आते हैं जो फ्यूमिगेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, छोटे छोटे टैबलेट्स वगैरह होते हैं। जैसे देखा होगा गेहूं वगैरह होता है, गेहूं को अगर हम ड्रम में, बोरियों में रखना तो सेल्फॉस की टैबलेट आती है, उसी को हम कागज में या कपड़े के छोटे से पुड़िया में बांध करके हम क्या गेहूं के बीच में या अनाज के बीच में रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, वेपर्स जब निकलते हैं तो इंसेक्ट्स वगैरह सारे बोरी में ही मर जाते हैं या ट्रंक के अंदर मर जाते हैं। तो सुरक्षित भंडारण जब हमको गोडाउन्स में करना है तो वहां हम क्या यूज कर सकते हैं, फ्यूमिगेंट्स या इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स वगैरह को मारने के लिए, चूहों को मारने के लिए। तो ये मेनली 2 चीजें हैं जो हम क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं बच्चों हमारी फसलों को। हमारे देश में जितना भी अनाज उत्पन्न होता है उसका 10% लगभग ये चीजें बर्बाद कर देती हैं। तो अगर इनसे हम मुकाबला कर पाए ढंग से तो बहुत सारा अनाज हम बचा पाएंगे देश में, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको फूड वगैरह की कमी हो जाती है तो उसकी पूर्ति हो जाया करेगी। तो ये है हमारा क्या, क्रॉप प्रोटेक्शन, किस प्रकार से फसलों को बचाना है हमको इन चीज़ों से, ठीक है। तो सुरक्षित भंडारण करने के लिए क्या है, हम नॉर्मली ये तो हो गया। इसके अलावा बच्चों एक और चीज़ है, जब तो ये तो हो गया हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक है। और लास्ट हमारा आता है बच्चों क्या, सेफ स्टोरेज, सुरक्षित
जमा कैसे करना है, सेफ स्टोरेज। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्रेन सिलोज गनी बैग्स। गनी बैग होता है बोरी, और ग्रेन सिलो होता है अनाज के बड़े बड़े ट्रंक्स, स्टील की ट्रंक होती है। तो इस ट्रंक में नॉर्मली हम क्या क्या करते हैं, एक तो नीम लीव्स, पता होगा आपको, नीम की पत्तियों को सुखाकर डाल देते, बहुत अच्छा, ये भी एक पेस्टिसाइड की तरह काम करता है, कीड़ा नहीं लगता। उसके अलावा सल्फॉस टैबलेट्स, जो कि फ्यूमिगेंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है कि नहीं क्या। उसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं, मर्क्यूरी और क्ले। ये कच्चा पारा होता है, पंसारी शॉप पे मिल जाता है, इसको चिकनी मिट्टी के साथ अच्छे से गूंथ करके, लिक्विड ही होता है, एक हम क्या गोल गोल लड्डू से गोल गोल टैबलेट्स बना लेते हैं, वो मल्टीपर्पज है, कई दिनों तक बार बार भी यूज कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। तो उसको हम ट्रंक में डाल देते हैं, तो इससे क्या कीड़ा वगैरह नहीं लगता, ठीक है। उसके अलावा हम और क्या यूज कर सकते हैं, हम हल्दी की गांठ डाल सकते हैं बच्चों, उससे भी क्या कीड़े वगैरह नहीं लगते, ठीक है नहीं क्या। तो हल्दी होती है, ऐसे लिख दूं आपको, हल्दी, ठीक है, हल्दी की मोटी गांठ भी डाली जा सकती है। उसके अलावा हम ले सकते हैं मैच स्टिक्स, माचिस की तिलियां डाल दो, उसके अंदर फॉस्फोरस होता है जो कि एक तरह से इंसेक्ट रिपेलेंट का काम करता है, फॉस्फोरस टिप पे जो होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में इसको लिखना, टर्मरिक लिख लो आप चाहे तो, हल्दी की पूरी गांठ डालनी है, पाउडर फॉर्म में डालना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम क्या है, हमारे अनाज को सुरक्षित रखने के लिए मिक्सअप कर सकते हैं, और बाद में इजीली पिसाने से पहले इजीली साफ होकर हट जाती है सारी चीज़ें, ठीक है कि नहीं। तो सुरक्षित भंडारण भी बहुत ही जरूरी। तो बच्चों ये थी हमारी सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। और इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी आता है, सही जगह पे इस अनाज को पहुंचाना भी जरूरी है, वेदर की मार नहीं होनी चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, ठीक है कि नहीं क्या। और तभी अब क्या है, किसानों को उनका उचित मूल्य मिल पाएगा। तो ये सारी की सारी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है ये। अच्छा, उसके बाद कई जैसे फल सब्जियां आ जाती है हमारी। अब फल सब्जियों को हम ऐसी गोदामों में भर के नहीं रख सकते, तो फल सब्जियों को जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, तो उसको सुरक्षित करने के लिए हमारे कोल्ड स्टोरेजेस आते हैं, जहाँ पे कि क्या कोल्ड डिपोट आते हैं, वहाँ पे बहुत लो टेम्परेचर पे क्या है, हम फल सब्जियों को लंबे समय तक रख सकते हैं, कई महीनों तक वो खराब नहीं होते हैं, लेकिन उसका कुछ कॉस्ट लग जाएगी एक्स्ट्रा। हाँ, तो वो काम भी किया जा सकता है। कोल्ड स्टोरेज दे आर अवेलेबल फॉर कीपिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर लॉन्गर टाइम, दे आर केप्ट फ्रेश देयर, ठीक है। तो ये कुछ हमारे प्रोटेक्शन के तरीके होंगे। तो ये बच्चों हमने देखा डिटेल में कौन कौन सी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए, तो ये लगभग मैंने चैप्टर की सारी चीज़ें करा दी है, छोटी मोटी रह गई तो एक और वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे बच्चों, ठीक है। और फिर हम क्या है, टेक्स्ट के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं एक बार वो भी डिस्कस करेंगे क्या। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नोट्स आपको पहले मैं दे चुका हूँ, एक बार और PDF फॉर्मेट में आपको डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से आप एक बार और नोट कर लेंगे, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।